नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संस्थान आपके लिए लेकर आई है 30 कदम सीरीज, और इसी सीरीज में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे लेकर के आया आपके लिए मैथ्स एंड रीजनिंग के हमारे 30 टॉपिक पर आधारित 30 एमसीक्यूज। इस श्रृंखला में अब तक हमने हमारा मैथ्स का लेक्चर खत्म कर लिया है और रीजनिंग में अब हम पहुंच चुके हैं हमारे 25वें टॉपिक दैट इज मिसिंग टर्म्स में। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है मिसिंग टर्म्स यानी लुप्त पद ज्ञात करना। इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारा जो अगला वीडियो है, हमारा जो 26 नंबर का होने जा रहा था, ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो ये रैंकिंग वाला टॉपिक जो है ऑलरेडी हमने ये टॉपिक नंबर 20 में सिटिंग अरेंजमेंट के साथ रैंकिंग को खत्म कर दिया था। और चूंकि अभी एग्जाम बहुत निकट है और बच्चों की डिमांड है कि सर कम्युनिकेशन स्किल के भी क्वेश्चंस लाए जाएं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये जो टॉपिक नंबर 26 है, इस टॉपिक नंबर 26 में हम कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन लाने वाले हैं आपके लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक मिसिंग टर्म्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं मिसिंग टर्म्स में। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम। दिए गए रेखा चित्र में ए और बी का मान बताएं। ध्यान दीजिएगा, इसने यहां पर कहा है ए और बी का मान बताएं। ठीक, डायग्राम को देखते हैं। तो पहले डायग्राम में देखा जाए तो यहां पर 4 क्वार्टर्स दिए हैं, सर्कल है, 4 क्वार्टर्स है, 4 पार्टीशन किया है, उसमें वैल्यूज दिया है 4, 80, 36 एंड 160। यहां पर वैल्यूज दिया है 5, 24, ए एंड बी, और हमको कह रहा है कि ए और बी का मान बताएं। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर देखा जाए तो 4 का 9 गुना हो गया 36 आ गया, 80 का 2 गुना हो गया 160 हो गया। तो यही चेंजेस को यहां अप्लाई करते हैं। यहां अप्लाई करने पर जैसा कि यहां पर 4 का 9 गुना 36 हुआ तो 5 का 9 गुना कर देंगे, और 24 का देखिएगा 80 का 160 हुआ, यानी 80 का 2 गुना 160 हुआ, तो 24 का भी 2 गुना कर देते हैं। और करने पर यहां 5 का 9 गुना आएगा 45 और 24 का 2 गुना आएगा 48। तो बी का मान आया 45, बी का मान आया 45 और ए का मान आया 48। तो हमारा आंसर 48,45 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 48,45। क्वेश्चन बहुत आसान था, पर गलती होने के चांसेस कहाँ थे कि बच्चे जब कैलकुलेट करते तो देखते कि बी आया 45, ए आया 48, और हड़बड़ाहट में 45,48 दैट इज ऑप्शन नंबर ए को वो क्लिक करके आ जाते, क्लिक नहीं टिक करके आ जाते। और ऐसा करने में क्या होता, उनको लगता उन्होंने सही सॉल्व किया है, पर जहां पर +2 होना चाहिए था वहां पर एक माइनस मार्किंग हो जाता। तो आपको बड़े ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है। ए और बी का मान पूछा था, तो हमको भी आंसर हमारे ए और बी के रूप में ही बताने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दिए गए आरेख में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो मिसिंग टर्म है वो हमें बताना है। और अगर हम देखें तो इस लुप्त पद के स्थान पर क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा टर्म आएगा वो हमें बताना है। देखिए, इस प्रकार के आरेख के क्वेश्चन में मैं आपसे कहूंगा कि आरेख के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा 2 चीजें ध्यान दीजिएगा। जब आपको मल्टीपल डायग्राम दिया जाए, जब आपको मल्टीपल डायग्राम्स दिए जाए, तो सबसे पहले तो आप डायग्राम में जो नंबर्स दिए हैं उनका आपस में रिलेशन ढूंढे, उनका आपस में संबंध ढूंढे कि 3, 15 और 27 का आपस में क्या संबंध है, 6, 31 और 56 का आपस में क्या संबंध है, या फिर 9, 81 और प्रश्न चिन्ह का क्या संबंध होगा। तो पहले तो आप जो नंबर्स का कंपैरिजन है वो विद इन द डायग्राम करें। डायग्राम में अगर आपको कोई रिलेशन मिलता है तो ठीक बात है, अगर रिलेशन ना मिले फिर हमको डायग्राम टू डायग्राम कंपेयर करना है। फिर से दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले तो डायग्राम्स में जितने नंबर है ना उनका आपस में संबंध ढूंढे। अगर संबंध स्थापित होता है अच्छी बात है, अगर संबंध स्थापित नहीं होता फिर डायग्राम टू डायग्राम कंपेयर करना है। जैसे कि दिए गए क्वेश्चन में अगर आप क्या करते हैं, इस दिए गए क्वेश्चन में अगर आप पहले ही आप डायग्राम टू डायग्राम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप कंपैरिजन करें कि 3 है, फिर 6 है और फिर 9 है, तो 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, फिर आपने देखा 15 है,
31 है, और फिर इधर 27 है, 56 है और 81 है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आने के चांसेस हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मिसिंग टर्म्स में जो भी आपको डायग्राम दिया जाए उनमें जो संख्याएं दी गई हैं उनका पहले आपस में तुलना तो करें, और तुलना करने पर यहां पर हम देख सकते हैं कि नंबर 3 और नंबर 27 इन दोनों का योग होता है कितना, 30। 3 और 27 का योग 30, और 30 का अगर हम आधा कर दें तो वो होता है कितना, 15। इसी लॉजिक को यहां पर अप्लाई करते हैं कि 6 और 56 को अगर हम जोड़ें तो 6 और 56 होता है 62, और अगर 62 का आधा करें तो 62 का आधा प्राप्त होता है 31। तो ठीक इसी लॉजिक से 9 और 81 का योग हो जाएगा 90, और 90 का आधा कर दीजिए तो आंसर आएगा हमारे पास कितना, 45। 45 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हमें यहां पर इनके बीच में आपस में संबंध नहीं मिलता, फिर हम 3 का कंपैरिजन 6 से, 6 का 9 से, 15 का 31 से, एंड सो ऑन, 27 का 56 से, 56 का 81 से, ऐसे तुलना करते। पर अगर आपस में संबंध पहले मिल जाए तो आंसर उसी के अनुसार दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए आरेख में लुप्त पद हमको ज्ञात करना है, और लुप्त पद जो है हमारा वो यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमको बताना है। आइए सबसे पहले आरेख को देखते हैं। तो 13, 16, 24, यहां पर दूसरे आरेख में 26, 32, 48, और तीसरे आरेख में प्रश्न चिन्ह 64 और 96 दिया हुआ है। तो यहां पर अगर हम आपस में संबंध ढूंढे, क्योंकि मैंने कहा है कि डायग्राम में सबसे पहले नंबर्स का आपस में रिलेशन ढूंढिए, तो क्या आपस में कोई रिलेशन निकल करके आ रहा है? तो ऐसा रिलेशन यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम टू डायग्राम कंपेयर करेंगे कि यहां 13 था तो यहां 26 कर दिया, यहां 24 था तो यहां 48 कर दिया, यहां 16 था यहां 32 कर दिया। कहने का मतलब है सभी का क्या कर दिया, डबल कर दिया। सभी का क्या कर दिया, डबल कर दिया। तभी तो 13 दूनी 26, 24 दूनी 48, 16 दूनी 32। तो आगे भी हम यही कार्यक्रम जारी रखते हैं, डबल कर देते हैं, और डबल करने पर 26 का डबल कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 52। 48 का डबल करने पर 96, और 32 का डबल करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 52। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें भी हमें दिए गए आरेख में लुप्त पद ज्ञात करना है। यहां पर रहा हमारा लुप्त पद, तो लुप्त पद हमको ज्ञात करना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में मेरा आपको एक सुझाव रहेगा कि जब भी इस प्रकार का डायग्राम आपको मिले तो जनरली मैंने ये देखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो बाहर के नंबर्स होते हैं, एक डायग्राम पकड़िए, कोई सा भी एक डायग्राम पकड़िए, इन बाहर के नंबरों का, बाहर की संख्याओं के ऑपरेशन से ही हमारा अंदर की संख्या आने वाली है। ऑपरेशन से मेरा मतलब है कि या तो आप जोड़, घटाना या मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करें, पर बाहर के नंबर के ऑपरेशन से ही अंदर का नंबर आता है। मैंने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि इस प्रकार के डायग्राम में बाहर के नंबरों के आधार पर ही, बाहर के नंबरों के ऑपरेशन से ही हमारा अंदर का नंबर आता है। वैसा ही हम यहां कह सकते हैं, वैसा ही हम यहां कह सकते हैं। तो आइए बाहर के नंबरों को अच्छे से हम देख लें। तो बाहर के नंबरों में कह दिया है हमको 16, 3, 4 और 1। और हम क्या करें, ये जो बड़ा सा नंबर दिया है 16, इस 16 में अगर हम 3 घटा दें, इस 16 में अगर हम 4 भी घटा दें और 1 को भी घटा दें, इन सब को अगर हम घटा दें तो 16 में 3 कम 13, 13 में 4 कम 9, 9 में 1 कम 8 प्राप्त होगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। यही लॉजिक यहां अप्लाई करते हैं। तो 20 में 5 घटा दें, 5 में 3 घटा दें, 3 में 4 घटा दें, तो यहां भी 5, 3, 8, 4, 12 में से 20 घटा देने पर प्राप्त होगा हमें कितना, 8 प्राप्त होगा। और यहां पर भी 8 लिखा हुआ है। तो वही लॉजिक से यहां पर भी क्या हो जाएगा, 18 में से 5 में से 4 में से 6 घटा दीजिए, तो यहां पर 5, 4, 9, 6, 15, और 15 को 18 से घटाने पर कितना प्राप्त होगा, तो 3 प्राप्त होगा। तो यहां पर कौन सा नंबर आना चाहिए था, तो संख्या 3 आनी चाहिए थी। संख्या 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है और बोल रहा है कि दिए गए आरेख में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इस बार लुप्त पद यहां पर स्थित है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब एक संख्या को घेर के अनेक संख्याएं हो, ठीक है, एक संख्या को घेरे हुए बहुत सारी संख्याएं हो, तो बाहर की संख्याओं के ऑपरेशन से ही अंदर की संख्या बनती है। देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर 5, 3 और 4 इन्होंने घेर करके रखा है किसको, 19 को। यहां पर 7, 5 और 6 बाहर की संख्याएं हैं। 6, 4 और 5 ये भी बाहर की संख्याएं हैं जो घेरे जिन्होंने किसको घेर करके रखा है, 29 को। तो बाहर की संख्याओं के ऑपरेशन से अंदर की संख्या बनेगी। अब 5, 3, 4 के साथ ऐसा हम क्या करें कि अंदर हमें 19 प्राप्त हो। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और उसमें जोड़ दीजिए 4, 5 तिया 15 और 4 19 होता है। यही लॉजिक यहां अप्लाई कर देते हैं कि 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और उसमें 6 जोड़ दें तो 41 होना चाहिए। यही लॉजिक यहां पर भी देखिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 में 5 जोड़ दे तो 29 प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां पर जो हमने निकाला 7 पंचे 35 धन 6 यानी 41, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 41। फिर से याद रखिएगा, बाहर की संख्याओं के ऑपरेशन से अंदर की संख्या प्राप्त हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए आरेख में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। और फिर से अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक संख्या को घेरे हुए 4 अलग अलग संख्याएं हैं। एक संख्या को घेरे हुए 4 अलग अलग संख्याएं हैं। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो आइए 1, 2, 3, 4 से कैसे 24 बनेगा ये पता लगाते हैं। तो जोड़ने पर तो होगा नहीं, क्योंकि जोड़ने से 1 और 2 3, 3 6 4 10 ही होगा। पर अगर मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6 और 6 इंटू 4 अगर हम करें तो हमें 24 जरूर प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 6 करने पर हमें 360 प्राप्त होता है। तो उसी लॉजिक पर 5 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 4, 5 दूनी 10, 10 गुणित 7 70 और 70 गुणित 4 करेंगे अगर आप तो 280 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 280 है क्या? तो ऑप्शन में देखिए 280 ढूंढे, बिल्कुल है। तो हम ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 280। फिर से लॉजिक क्या था? तो लॉजिक वही था कि बाहर की संख्याओं के ऑपरेशन से अंदर की संख्या का निर्माण हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए आरेख में लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बाहर की संख्याएं कौन कौन सी है? 2 और 3। यहां पर कौन कौन सी है? 5 और 4। और यहां पर कौन कौन सी है? 6 और 5। तो बाहर की संख्याओं के ऑपरेशन से अंदर वाली संख्या बननी चाहिए, यानी इस 3 का निर्माण बाहर की संख्याओं से होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए 2 और 3 का अगर हम गुणा कर दे तो 2 गुणित 3 होता है 6। यहां पर कितना लिखा है? 3। यानी कि हमने क्या किया है? 2 गुणित 3 बटा 2 किया तो हमको कितना मिला? 3 मिला। यहां पर देखते हैं 5 और 4 है, अगर हम 5 गुणित 4 कर दें तो वो होता है 20 और 20 का आधा कर दें तो कितना हो जाएगा? 10। यानी कि यहां पर 5 गुणित 4 और फिर उसका आधा किया है, दैट इज 10। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर 6 गुणित 5 बटे में 2 कर दीजिए तो यहां पर प्राप्त होगा 15। देखिए क्या ऑप्शन में 15 है? तो बिल्कुल है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15। फिर से बाहर की संख्याओं के ऑपरेशन से अंदर की संख्याओं का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दिए गए आरेख में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। और लुप्त पद अगर आप यहां पर देखें तो लुप्त पद हमारा तीसरे आरेख में है। यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? एक ट्रायंगल दिया हुआ है और अंदर में कोई संख्या नहीं है, बाहर में 3 संख्याएं हैं, 3 4 5। यहां पर 5 12 13 और यहां पर 17 और 15। तो ध्यान दें यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल भी जो है वो राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल जैसे ही दिखता है तो हमें याद आ जाती है किसकी? तो हमें याद आ जाती है
पाइथागोरस थ्योरम की। और देखा जाए तो पहले आरेख में पाइथागोरस ट्रिपलेट्स दिया हुआ है, 3 4 5 को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं ना, कि जहां पर ये हो गया हमारा, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस हमारा। तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ठीक उसी प्रकार ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर 5 और ये बेस 12, तो हाइपोटेन्यूज आता है 13। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। और बस अब वैल्यू पुट करना है, पी का स्क्वायर हमको निकालना है, बेस का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा 17 का स्क्वायर। सभी वैल्यूज आप जानते हैं, ये हो जाता है 225, ये हो जाता है 289, और ऐसे में पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64। पी स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225 करने पर कितना आ जाएगा 64। तो हड़बड़ी में 64 मत टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन में जरूर है, क्योंकि हमको पी स्क्वायर नहीं पी का वैल्यू बताना है। तो पी का वैल्यू कितना आएगा, तो 64 का रूट ले लीजिए, रूट लेने पर आएगा पी का मान कितना 8। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित था, तो वह हमारा त्रिभुज से संबंधित था, समकोण त्रिभुज से संबंधित था। और समकोण त्रिभुज जब भी आएगा तो तुरंत हमें पाइथागोरस याद करना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सा सवाल है। एक सर्कल दिया है जिसके 4 क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ पर मिसिंग टर्म है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 56 है। देखा जाए तो 16 और 56 में विशेष प्रकार का संबंध होता है कि आप अगर 16 का स्क्वायर करेंगे, अगर आप इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम क्या लॉजिक अप्लाई करते हैं कि हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर 4 का स्क्वायर अगर हम लिखें तो वो होता है 16। तो इस तरीके से हमने हमारे मिसिंग टर्म्स को पता लगा लिया कि हमारा मिसिंग टर्म्स क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन में 4 मौजूद है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 4। फिर से देखिएगा, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर 16, और 16 का स्क्वायर 256, तो हम जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन डायग्राम। 3 आरेख दिए हुए हैं, इन 3 आरेखों में जो हमारा लुप्त पद है, यहाँ पर रहा लुप्त पद, उसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर बाहर की संख्याएं घेर करके रखी हैं, एक अंदर की संख्या को, बाहर की संख्या है और ये अंदर की संख्या, बाहर की संख्या और यहाँ पर एक अंदर की संख्या। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है अब तक कि बाहर की संख्याओं के ऑपरेशन से अंदर की संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1, 64, 27 और 8 ये विशेष प्रकार की संख्याएं हैं। कैसे विशेष प्रकार की संख्याएं हैं भाई, तो सभी के सभी परफेक्ट क्यूब है। देखा जाए तो ये 1 का क्यूब है, ये देखा जाए तो ये 4 का क्यूब है, इसकी बात करें तो ये 3 का क्यूब है, इसकी बात करें तो 2 का क्यूब है। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। तो यहाँ पर अंदर में जो नंबर है 10, वो कैसे प्राप्त होगा, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 होगा। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 करने पर कितना प्राप्त हुआ, 10। फिर से बाहर की संख्याओं के ऑपरेशन से अंदर की संख्या, और बाहर की संख्याएं विशेष प्रकार की संख्याएं हैं। ये है 2 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब। और अगर हम 2 + 5 यानी 7, 7 + 4 यानी 11 और 11 + 3 अगर हम करें तो हमें 14 प्राप्त होता है। तो ठीक उसी तरीके से बड़े सावधानी से यहाँ पर सॉल्व करें। 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है और यहाँ पर 6 का क्यूब है। और इस तरीके से अगर हम 3 + 4 + 5 + 6 अगर करें तो 3 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18। तो अंदर में 18 आना चाहिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखेंगे तो
यहाँ पर हमको एक तालिका दी हुई है, एक टेबल दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि दी गई तालिका में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में हमें क्या करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिए लुप्त पद है कहाँ, तो यहाँ पर है हमारा लुप्त पद और लुप्त पद हमको बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये हमको बताना है। अगर जब भी टेबल का क्वेश्चन दे तो टेबल के क्वेश्चन में मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा ऑब्जर्वेशन अच्छा रखिए, अपना अच्छे से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन क्या करना है भाई, तो देखेंगे तो देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ पर छोटी संख्याएं दी हैं, पर हर एक कॉलम में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या है, यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या है, यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या, अन्य की तुलना में तो बड़ी है ना। तो बड़ी संख्या अगर आपको कॉलम वाइज दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉलम में ऑपरेशन कर रहा है। किस में ऑपरेशन कर रहा है, तो कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहा है। अगर कॉलम में बड़ी संख्या दिखे तो कॉलम वाइज ऑपरेशन चल रहा है, और अगर रो में बड़ा नंबर दिखे, अगर रो में बड़ा नंबर दिखे तो रो वाइज ऑपरेशन कर रहा है, तो ये कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहा है। अब 3, 2 और 6 के साथ क्या करेगी 36 प्राप्त हो, तो जवाब है मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। इन द सेम वे 4 5 जा 20, 20 इंटू 7 140। तो यहां पर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का गुणा किससे करे कि 18 प्राप्त हो, तो 9 दूनी 18 आ चुका, तो यहां पर संख्या 1 आनी चाहिए ताकि 9 दूनी 18 और 18 एकम 18 प्राप्त हो। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर से मैं कहूंगा कि जब भी टेबल का क्वेश्चन आए पहले ऑब्जर्व करिए, क्या कोई बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, बड़ा नंबर कहाँ दिख रहा है, कॉलम में दिख रहा है कि रो में दिख रहा है। और अगर कॉलम्स में अगर देखें आप तो हर एक कॉलम में एक बड़ा नंबर है, इसका मतलब ऑपरेशन कॉलम वाइज चल रहा है। और अगर रो में बड़ा नंबर मिलता है तो हम कहते हैं कि ऑपरेशन रो वाइज चल रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो फिर से हमारा एक टेबल का क्वेश्चन आता है और दी गई तालिका में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। लुप्त पद कहां पर स्थित है, तो यहां पर एक लुप्त पद है। तो हमको संख्याएं दी गई हैं 4 1 25, 9 4 36, 16 9 49, 25 16 और क्वेश्चन मार्क। देखा जाए तो सभी नंबरों को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है विशेष संख्याएं हैं। कैसी विशेष संख्याएं हैं कि सबके सब जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। तो ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अगला, अब तक आंसर आप बता चुके होंगे कि आंसर जो है वो 64 है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए लगातार क्रमागत संख्याएं लिख रहा है ये कॉलम में, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 64। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से एक टेबल का क्वेश्चन है, पर इस बार अगर आप ध्यान दें तो लुप्त पद यहां पर स्थित है और सभी संख्याएं देखा जाए तो लगभग एक दूसरे के बहुत करीब है। ना तो यहाँ पर कोई भी संख्या बड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है। देखा जाए तो 9 8 7 5 1 3 4 कुछ इसी प्रकार की सभी संख्याएं हैं और हमको कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो आइए चले सॉल्व करते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 6, 8 7 5 6 5 क्वेश्चन मार्क 4 3 1, तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये जो है नंबर जो है कॉलम वाइज घटते जा रहे हैं। इस कॉलम से इस कॉलम में घट रहा है, इस कॉलम से इस कॉलम में घट रहा है। तो ऐसे में कितना घट रहा है, तो 9 में से इसने कितना कम किया, 1 कम किया तो 8 हो गया। 8 में से 1 कम किया तो 7 हो गया। 6 में से 1 कम किया तो 5 हो गया। 4 में से 1 कम किया तो 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 8 में से 2 कम किया तो 6 हो गया। 7 में से 2 कम किया तो 5 हो गया। 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 होना चाहिए और 3 में से 2 कम किया तो 1 हो गया। इसका मतलब हमारा यह आंसर जो हम बता रहे हैं 5 में 2 कम करो 3, ये बिल्कुल सही आंसर है।
आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। तो इस तरीके से एक और टेबल का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, जहां पर देखा जाए तो कोई भी बड़ी संख्या दी नहीं थी, तो इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया। यही ऑब्जर्वेशन आप रो वाइज करते तो भी आंसर सही होता, क्योंकि ये रो में भी कम, पहला रो बड़ा है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर और छोटा। तो ऐसे में 9 से 8 1 कम, 8 से 6 2 कम, 8 से 7 1 कम, 7 से 5 2 कम, 6 से 5 1 कम, 5 से 3 2 कम हो जाता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिएगा कि दी गई तालिका में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, और लुप्त पद यहां पर स्थित है। देखा जाए तो इस बार हमारा जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में बड़ी संख्याएं हैं। यहाँ पर दिया है 15, यहाँ पर दिया है 38, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या आने वाली है। पर ये 15 बना कैसे है, इसका निर्माण किस कारणों से हुआ है या किस तरीके से हुआ है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 4 और 3 की मदद से क्या हम 15 बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि 4 और 3 का आपस में गुणा कर दो, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, तो 4 तिया हो जाएगा 12, और 12 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15। यही लॉजिक यहां पर सेट करते हैं। तो क्या 7 पंचे कितना हो जाता है 35, हमको चाहिए कितना 38, तो 3 जोड़ने से तो फिर 38 बन जाएगा। तो इसी तरीके से, इसी पैटर्न पर हम बता देंगे कि हमारा मिसिंग टर्म्स के स्थान पर क्या आएगा, कि हम 5 का गुणा कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो 5 तिया 15, और फिर से 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 18। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 18। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 18। पैटर्न देखिएगा, पहले कॉलम और तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ रहा है। C1 C2 C3 में अगर हम देखें तो C1 इंटू C3 कर रहा है, +3 कर रहा है, और आंसर बता दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमको आरेख दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया है, और डायग्राम में स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक संख्या है और बाहर पे 4 संख्या। सेम चीज़ यहाँ भी है, और मिसिंग टर्म्स हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 4 4 5 3 6 8 6 7 5 8 5 क्वेश्चन मार्क, कुछ पैटर्न खास मिल नहीं रहा है। तो क्या करें अब, तो इनका ऑपरेशन आपस में करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4 गुणित 4 करें तो 4 गुणित 4 होता है 16, और 5 गुणित 3 अगर हम करें तो 5 गुणित 3 होता है 15। तो इस तरीके से 16 और 15 का अंतर 1 होगा, अंदर लिख दिया। 6 और 8, 6 गुणित 8 अगर आप करेंगे तो 6 अट्ठे होता है 48, 6 सत्ते होता है 42। तो यहाँ पर भी अंतर अगर निकालें कि 48 माइनस 42 करें तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। उसी पैटर्न के आधार पर 5 अट्ठे क्या होगा, 40 होगा। और यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो देखो स्टूडेंट जो है अब इसमें ऑप्शन रख करके देख सकते हैं। क्या हम यहाँ पर 10 रखें, तो अगर हम यहाँ पर 10 रख दें, 10 रखने पर यहाँ 50 आ जाएगा, और 50 और 40 का अंतर 10 होगा, बिल्कुल सही। पर क्या ये लिया जा सकता है, तो एक चीज़ अब ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला नंबर का प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो ऊपर वाले नंबर के प्रोडक्ट से ज़्यादा है। 48 42 से ज़्यादा है, 16 15 से ज़्यादा है। पर यहाँ पर ये पैटर्न बदल गया, तो इसका मतलब ये है कि हम 10 नहीं रखेंगे, हम 10 यहाँ पर नहीं रखेंगे। कोई और ऑप्शन ट्राई करते हैं। कोई और ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, सी 6 रखते हैं। 6 इंटू 5 करने पर आ जाएगा 30, और 30 और 40 का अंतर आ जाएगा 10। और देखा जाए तो नीचे वाला जो नंबर है हमारा वो ऊपर वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। तो डेफिनेटली 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें तो 72 + 45 बराबर 18 दिया है, 84 + 34 बराबर 19 दिया है, 56 + 42 बराबर 17 दिया है। तो हमसे पूछा है कि 69 + 31 बराबर क्या होगा। देखा जाए तो नॉर्मल एडिशन का क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल एडिशन अगर कर रहा होता तो ऐसे में यहाँ पर 72 और 45 को जोड़ने पर 117 प्राप्त होता, पर इसने कितना लिखा है, 18।
84 और 34 को जोड़ने पर 118 आता, इसने लिखा है 19, और 56 और 42 को जोड़ने पर 98 आता, इसने लिखा है कितना 17। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल एडिशन तो हो नहीं रहा है, तो हम समझते हैं कि एडिशन हो कैसा रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो चलो इनका डिजिट का हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। तो 7 + 2 + 4 + 5 करते हैं। तो 7 2 9, 9 4 13, 13 और 5 18 आ गया, यहाँ भी 18 दिया है। 8 + 4 + 3 + 4, तो 8 4 12 15, और यहाँ पर आ गया 19, और यहाँ पर भी 19 दिया हुआ है। इसी को एक बार और चेक कर लेते हैं। तो 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, और यहाँ पर भी 17 दिया है। इसका मतलब ये कर क्या रहा है, तो ये डिजिट सम कर रहा है। आइए यहाँ पर भी लागू कर देते हैं। तो 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 1 हो जाएगा 19। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 19। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एक बार पढ़िएगा। तो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन टेबल। फिर से एक टेबल आ गया, और इस टेबल में हमारा सेकेंड कॉलम में एक मिसिंग टर्म है, जिसे हमें बताना है क्या होगा। ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन को। सीजीपीएससी प्री 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। 2022 का प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। काफी टफ क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जनरली ऐसे क्वेश्चंस क्लिक नहीं करते, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा मैं, डेफिनेटली ये मॉडरेट से भी अबव डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पे यहाँ पर क्या ऑपरेशन किया जा रहा है। तो देखिए, एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा नंबर है 7 4 6, बाकी संख्याएं अगर देखें तो अच्छी खासी बड़ी हैं। तो ऐसे में हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो स्क्वायर अगर मैं करूं तो 49 होगा, तो भी बड़ा नहीं हुआ। 49 और इसको जोड़ूं तो भी नहीं होगा। अगर मैं क्यूब भी अगर इसका करूं, तो क्यूब करने पर भी हो जाएगा 343, और 343 और अगर 927 में ऐड करूं तो ऐड करने से भी मुझे प्राप्त नहीं होगा रिजल्ट। पर अगर मैं टू दी पावर 4 करूं, अगर मैं इसका टू दी पावर 4 करता हूं, 7 की घात में कितना कर देता हूं 4, तो 7 की घात 4 यानी 49 का स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग। 7 की घात 4 को मैं 49 का स्क्वायर भी तो कह सकता हूं ना, और 49 का स्क्वायर 2401, ठीक। तो ये काम हो जाएगा हमारा 2401। कैसे काम हो जाएगा, तो 2401 जो आया है इसको घटा दीजिए। 2401 माइनस 927 कर, ये आपको उत्तर जो है 1474 ही प्राप्त होगा। यही लॉजिक हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। यहां पर अप्लाई करेंगे तो 6 की पावर 4, और 6 की पावर 4 अगर हम करेंगे, और 6 की पावर 4 हमारा आएगा 1296, और 1296 में से अगर हम क्या कर दें, 349 को घटा दें, 1296 में 349 अगर हम घटा दें तो हमें प्राप्त होगा 947। तो वही लॉजिक यहां पर सेट करिए कि 4 की पावर क्या होना चाहिए, 4 की पावर 4 होना चाहिए। उसमें से हम क्या घटाएं, कि हमें 149 प्राप्त हो। तो 4 टू दी पावर 4 यानी 16 का स्क्वायर करना है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 256 माइनस 149 कर दीजिए, तो आंसर होगा हमारा कितना 107। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 107। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन टेबल। और इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो हर एक रो में एक बड़ी संख्या है। इस रो की बात करें, इस रो की बात करें, या इस रो की बात करें, तो हर रो में एक बड़ी संख्या है। और जैसा मैं आपको कहता हूं कि यहां पर आने वाला टर्म भी एक बड़ा होगा, और जैसा मैं कहता हूं कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्याओं के ऑपरेशन से बनती है। 57 12 और 195, ऐसा क्या ऑपरेशन करें इन दोनों संख्या के साथ कि 195 बने। तो बिल्कुल क्या किया जा सकता है यहां पर, तो यहां पर हम कहेंगे कि आप इसका गुणा 3 से करिए। तो 57 गुणित 3 होता है 171, और इसका गुणा आप 2 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 24, और 71 और 24 का योग होगा कितना 195। ये लॉजिक क्या यहां पर सेट होता है, तो इंटू 3 इंटू 2 और फिर ऐड करना है। इंटू 3 करने पर ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 219, और इंटू 2 करने पर हो जाएगा कितना 38,
और 219 और 38 जोड़ने पर 257। तो ठीक उसी प्रकार 42 गुणित 3, 23 गुणित 2, 42 गुणित 3 हो जाएगा 126 और 23 गुणित 2 हो जाएगा कितना 46। तो इनको अगर आप ऐड करें तो 172 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 172। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से एक टेबुलेशन का क्वेश्चन है। टेबल दिया हुआ है, टेबल में हमको एक डेटा मिसिंग है, ये डेटा मिसिंग है और ये हमको बताना है। अगर यहां पर हम ध्यान दें तो कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं आ रही हैं यहाँ पे, जैसे 169, 144 और 529। ध्यान दें अगर तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, ठीक। इसकी अगर आप बात करें तो ये 12 का स्क्वायर है, और इसकी अगर आप बात करें तो ये 23 का स्क्वायर है, ठीक। ये पता कर लिया। अब 33, 13 और यहां पर है 1102, यहां पर नहीं पता, यहां पर 29, 23 और यहां पर है 864। तो अब क्या ऑपरेशन करें? तो हमको एक एक कॉलम में एक एक बड़ी संख्या दिख रही है, एक एक कॉलम में, हर एक कॉलम में अगर आप देखें तो एक बड़ी संख्या दिख रही है। तो छोटी संख्याओं के ऑपरेशन से बड़ी संख्या आएगी, तो क्या कर सकते हैं? तो यहां पर 33 का स्क्वायर करिए। अगर आप 33 का स्क्वायर करते हैं तो 33 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? तो मेरे ख्याल से यहां पर आ जाएगा 1089, ठीक, 1089। और 1089 में अगर आप 1089 उसमें अगर आप 13 घटा दें, कितना घटा दें? 13 घटा दें, तो हमको 1102 प्राप्त होगा। क्या कह रहा हूं? 1089 में हम क्या घटा दें? इसमें हम 13 अगर घटा दें, सॉरी माफ कीजिएगा, 13 अगर हम जोड़ दें, जोड़ने से काम बनेगा, तो 13 अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर 1102 आ रहा है। और यही लॉजिक यहां पर भी अप्लाई करके देखते हैं कि 29 का स्क्वायर करते हैं, ठीक। 29 का स्क्वायर अगर हम करें तो 29 का स्क्वायर होता है 841, 841। और 841 में अगर मैं 23 जोड़ दूं, 841 में अगर मैं 23 जोड़ दूं तो मुझे प्राप्त होगा 864, ठीक। तो ये लॉजिक मिल गया हमको, और इसी लॉजिक से हमको यहां पर पता करना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें एक ऐसा नंबर आना चाहिए, मान लेते हैं x। x का मैं क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा, और उसमें मैं क्या करूंगा? 12 जोड़ूंगा, और 12 जोड़ने पर मुझे 1861 आना चाहिए। तो x का स्क्वायर प्लस 12, या 12 को एक काम करते हैं माइनस कर देते हैं उस तरफ ले जाके, तो ये बराबर हो जाएगा 1861 माइनस 12 कर दीजिए, तो ये 1849 आ जाएगा। x का स्क्वायर 1849 आ जाएगा, और 1849 जो है हम जानते हैं कि किसका स्क्वायर है, तो ये जो है वो 43 का स्क्वायर है। 43 का स्क्वायर कितना होता है? 1849। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1849। x इक्वल्स टू √1849 विच इज इक्वल्स टू 43। x का मान आ जाएगा कितना? 43। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा सवाल, टैबुलेशन है और मिसिंग टर्म यहां पर स्थित है। तो 17, 13, 12, 54 क्वेश्चन मार्क 63 और 235, 132 और 81। तो जैसा मैंने बताया कि हर एक कॉलम में एक बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या है छोटी संख्याओं के ऑपरेशन से बनती है। तो देखिए कैसे बन रहा है। तो क्या करें, क्या करें? तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए, और 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 माइनस 54 करने पर कितना हो जाएगा? 235। उसी लॉजिक से 12 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 144, और 144 में अगर 63 घटा दे, 144 में अगर हम 63 घटा दे तो हमें प्राप्त होगा कितना? 181। ठीक उसी तरीके से 13 का स्क्वायर कर देंगे, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में कितना घटा दें कि 132 आ जाए? तो अब आप क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, डिफरेंस आएगा 37। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 37। तो पैटर्न को याद रखिए। देखिए
यही क्वेश्चन दोबारा आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ना मैं ये भी नहीं कह रहा कि जितने शीट में हमने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं से आएंगे, बट इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करिए। क्या पता एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही पैटर्न्स क्लिक कर जाए और आपका क्वेश्चन बन जाए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इन पैटर्न्स को समझना कि क्या क्या कैलकुलेशन किया जा सकता है, सोच कहाँ तक जानी चाहिए, कहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ तक आयोग अब किस कैलकुलेशन तक की बात की है। जैसे पिछले क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो टू द पावर 4 तक भी हम चले गए थे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 7 टू द पावर 4 गए, 4 टू द पावर 4 गए, 6 टू द पावर 4 गए, तो कभी कभी इतना हाई पावर भी जाना पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर से हमको सिर्फ एक ही चीज का मदद मिलता है कि पैटर्न समझने में, कैलकुलेशन समझने का तरीका कि कैसे कैसे कैलकुलेशन हमको करना है। आ जाते हैं इस सवाल की ओर। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन टेबल, दी गई तालिका में लुप्त पद ज्ञात करें। तो हमको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और ये रहा हमारा लुप्त पद। तो लुप्त पद में अब देखिएगा, यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो 19, 35, 27, 36 क्वेश्चन मार्क, 30, 37, 47 एंड 42। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो यहाँ पर हमको इनका मिसिंग टर्म्स हमको निकालना है। तो आइए निकालते हैं क्या होगा। तो ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन क्या निकल करके आ रहा है कि पहला कॉलम और दूसरे कॉलम के टर्म्स को अगर आप जोड़ दें तो 19 और 35 अगर हम जोड़ दें तो 19 और 35 होता है कितना, 54। तो 19 और 35 होता है 54, और अगर हम उसका फिर क्या कर दें, आधा कर दें, तो मिल गया हमको कितना, 27। 36 इसको छोड़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। 37 और 47 इसको आप जोड़ दें तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 84, और उसका अगर हम आधा कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें, तो मिल जाएगा हमको 42। तो ठीक उसी तरीके से 36 के साथ ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसका आधा करने पर हमें 30 मिल जाए। तो ये 2 को वहां ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा कितना, 60, और 60 में से 36 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 24। फिर से देखिएगा, 36 में ऐसा क्या जोड़े, मान लेते हैं x, जिसका हम आधा करें तो 60 हो जाए। तो 2 को ट्रांसफर किया, 36 प्लस x इक्वल्स टू 60 हो गया। सॉल्व करने पर x का मान कितना आ गया, 24 आ गया। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखेंगे तो फिर से टेबल तो है, बट नया चीज क्या है, तो नया चीज यहाँ पर यह है कि इस बार हमको अल्फाबेट्स दिया हुआ है, ठीक है। इस बार हमको संख्या नहीं दी है, अल्फाबेट्स दिया है। और अल्फाबेट जब भी देगा तो हमारा पहला काम होता है इनका पोजीशन लिखना। तो आइए इनका पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं। तो B होता है 2, ठीक है, D होता है 4, G होता है 7, G होता है 7, J होता है 10, N होता है 14, N होता है 14, R होता है 18। ऑब्जर्व करिए, तो 2 4 7, 7 10 14, 14 18 क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम देखें तो यहां से यहां इसने +2 किया, यहां से यहां +3 किया, यहां से यहां +3 किया, यहां से यहां +4 किया। तो इसी सिलसिले में यहां से यहां +4 किया, तो यहां से यहां क्या करना चाहिए, +2 है तो +3 है, +3 है तो +4 है, +4 है तो क्या होना चाहिए, +5। और +5 करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 23, और 23वां अक्षर कौन सा होता है, तो हम जानते हैं कि हमारा 23वां अक्षर क्या होता है, W होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23वां अल्फाबेट, दैट इज W। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा W। बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से एक अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, और इस अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें कौन सा अल्फाबेट आएगा ये बताना है। तो आइए, पहला काम हमारा इनका पोजीशन लिखना, तो पोजीशन लिख लेते हैं। तो F होता है 6, H होता है 8, L होता है 12, K होता है 11, F होता है 6, E होता है 5, Y होता है 25 और P होता है 16। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्व करने पर क्या मिल रहा है भाई, तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, तो 11 का डबल कर दीजिए। तो 11 का डबल अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, 22,
और 6 का आप आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3, और उनको आपस में जोड़ दीजिए। फिर से 11 का डबल 22, 6 का आधा 3, और 22 और 3 हो गया कितना 25। यही लॉजिक यहां पर अप्लाई करते हैं। 6 का डबल कर दिया 12, 8 का आधा कर दिया 4, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 4 16 प्राप्त हुआ। तो इसी लॉजिक से अब आंसर बताना बाकी रह गया। तो 12 का आधा, 5 का डबल और इनको जोड़ना है। तो 5 दूनी 10 और 10 और 6 16, 10 और 6 16, और 16वां अल्फाबेट कौन सा होता है, पी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा तो बहुत ही विचित्र प्रकार का एक डायग्राम हमको दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये पूछा है। यहाँ पर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करने पर 4 42 क्वेश्चन मार्क 36, और फिर एक सर्कल दिया है और सर्कल को भी 4 सेक्शन में बांटा है, 4 क्वार्टर्स में बांटा है, 30 35 14 और 12। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी ये हमको पता करना है। तो आइए थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं आपस में। तो अगर हम 30 12 को ऐड भी कर दें तो कितना होगा 42, 42 का आधा करेंगे तो 36 नहीं होता। तो ये लॉजिक तो फेल हो गया। और लॉजिक अप्लाई करते हैं। आइए अंतर लेकर के देखते हैं। ठीक है, अंतर अगर लेकर के देखें तो अंतर लेने में क्या हो जाएगा भाई, तो 30 और 12 का अंतर होता है 18, और 18 का डबल होता है 36। ठीक बात है। क्या उसी लॉजिक से 12 और 14 का अंतर है कितना 2, और 2 का डबल होता है 4। बिल्कुल सेट हो गया लॉजिक हमारा। तो उस हिसाब से 35 और 14 का अंतर है 21, और 21 का डबल है 42। तो अब हमारा आंसर ज्यादा दूर नहीं है। 30 और 35 का अंतर होगा 5, और 5 का डबल होता है 10। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10। फिर से देखिएगा, अंतर लिया और डबल किया, अंतर लिया और डबल किया, तो उसी हिसाब से अंतर लिया 30 और 35 का और डबल किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 5 4 2 18, 2 4 5 30, 4 7 3 ए, और हमें क्या बताना है ए के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अगर आप देखें तो इस बार कॉलम वाइज अगर आप देखें तो हर कॉलम में एक बड़ा नंबर है। इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, तो इस कॉलम में ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा नंबर आएगा डेफिनेटली। क्या आएगा ऑब्जर्व करिए। तो 5 है, 4 है, 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40 हो गया। ये तो नहीं करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई तो ये नहीं कर सकते। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, तो 5 और 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से 2 और 4, 2 और 4 क्या हो जाएगा 6, और 6 पंचे 30। तो इसी कंडीशन पर 4 और 7 होगा 11, और 11 गुणित 3 होगा 33। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, देखिएगा। फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट इन द गिवन टेबल। दी गई तालिका में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, अल्फाबेट्स अगर दिए हुए हैं तो इनका पोजीशन वैल्यू लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होता है 9, के होता है 11, एम होता है 13, पी होता है 16, क्यू होता है 17, आर होता है 18, डी होता है 4, जी होता है 7, जी होता है 7। तो यहाँ पर क्या आएगा ये हमको बताना है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा ये हमको बताना है। आइए ऑब्जर्व करते हैं। तो 9 11 13, ठीक है, 16 17 18 और 4 7। तो देखिएगा 9 से 11, 11 से 13, यानी देखा जाए तो +2 +2, 16 से 17 +1, 17 से 18 +1, तो +1 +1, यहाँ +2 +2, यहाँ +1 +1, और यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा है, तो +3 है। अब यहाँ +3 किया है तो आप भी यहाँ +3 अप्लाई करके देखिए। +3 अगर आप अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10th अल्फाबेट होता है हमारे पास J। तो क्या ऑप्शन में J मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज J। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिएगा। 2 32 35 10 28 37 17 23 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये भी आपको एक आसान सा क्वेश्चन है, और काफ़ी सारे सवाल हम टेबल पर आधारित अब कर चुके हैं। तो मैं जैसा कि हर वीडियो में आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक टास्क देता हूँ, जो आपको जो है
करना होता है और कमेंट में जा करके ये आंसर देना होता है। तो ये आपका टास्क रहेगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पता करके बताएं। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 961, 1521, 1089, 175, 121 क्वेश्चन मार्क, 144, 82 एंड 51। देखा जाए तो काफी मिक्स टाइप का नंबर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पर बाकी नंबरों में अगर देखा जाए तो ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो हाँ, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो है, बट हम इस पूरे रो को जिसका परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो देखा जाए तो ये क्या है, तो 961 जो है वो 39 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 39 का। ये 39 का परफेक्ट स्क्वायर है। सॉरी, ये 20, हाँ ये जो है ये 31 का है, 39 का नहीं है, ये 31 का परफेक्ट स्क्वायर है। 31 का स्क्वायर होता है 961। ठीक, 1521 ये है 39 का परफेक्ट स्क्वायर, और 1089 की अगर आप बात करें तो ये है 33 का परफेक्ट स्क्वायर। और अब यहां 31, यहां 175, तो 175 में अगर 31 हम काट दे तो हमारे पास बचता कितना है? 144। अगर हम माइनस कर दे या डिफरेंस ले ले तो हमारे पास आता है 144। ठीक उसी तरीके से 121 में अगर 39 माइनस कर दे तो आएगा 82। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 33 में ऐसा कौन सा नंबर माइनस करे कि 51 आ जाए। तो यहां से तो आंसर हमारा क्या दिख रहा है? नोटा दिख रहा है। क्या दिखेगा आंसर हमारा? नोटा दिखेगा, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए था 84, पर ऐसा कोई ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। 84 हमको, सॉरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? तो देखिएगा कि सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 33 में ऐसा क्या माइनस करें कि हमको 51 मिल जाए। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना, एक बार फिर से चेक करिएगा। तो ये है 33 का स्क्वायर, यहाँ पर x ले लेते हैं। तो 121 में से हमने क्या किया था? 39 माइनस किया था तो 82 आया था। तो उस हिसाब से x में से क्या माइनस किया, सॉरी x में से 33 माइनस करने पर 51 आना चाहिए। तो x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 84 होना चाहिए। हाँ ठीक तो कर रहे थे। तो 84 हमारा होना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आप देखेंगे तो 6 4 2 1 4 3 3 2 4 4 3 2 4 4 6 इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो 6 से 4 कम हुआ, 4 से 2 और 2 से 1, 6 से 3, 3 से 3, 3 से 3 रहा। इसका मतलब है कॉलम वाइज भी ऑपरेशन नहीं कर रहा है। रो वाइज देखते हैं, 6 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 2 से 3 हो गया, मतलब यहाँ तो घटा पर यहाँ पर बढ़ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको रो वाइज एप्लीकेशन ना दिखे, कॉलम वाइज भी आपको एप्लीकेशन ना दिखे, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले सम निकालने का प्रयास करते हैं। आप एक काम करिए, आप कॉलम वाइज जोड़िए या रो वाइज जोड़िए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1, यहाँ पर योग मिल रहा है कितना? 13। तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 यहाँ भी मिल गया 13। 2 4 6, 6 4 10, 10 और 3 13 यहाँ भी मिल गया। तो हम ये कहेंगे कि इस रो का भी योग 13 होना चाहिए। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो इसका सम 13 बनाने के लिए यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है देखिएगा। तो फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन टेबल, दी गई तालिका में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। फिर से एक टेबल का क्वेश्चन है, लुप्त पद हमको निकालना है। ये रहा लुप्त पद। तो देखिएगा क्या है यहाँ पर। तो 27 68 15 10 19 40 40 21 क्वेश्चन मार्क 70 15 और 20। तो फिर से एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस बार कॉलम का सम ले लें। और कॉलम का अगर हम सम निकालते हैं तो 27 और 68 जोड़ने पर 95, 95 और 15 जोड़ने पर 110, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? 120। 40 40
हो जाएगा हमारे पास 80, 80 19 हो जाएगा हमारे पास 99, 99 प्लस 21 हो जाएगा 120, तो यहाँ भी 120 होना चाहिए। तो 120 में 20 घटा दो 100, 15 घटा दो 85 और 70 घटा दो तो 15, तो यहाँ से आंसर आना चाहिए हमारा कितना, 15। क्या ऑप्शन में 15 है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर हमारे मिसिंग टर्म्स चैप्टर का भी 30 प्रश्न यहाँ पर देख लिया। देखिए, मैं हमेशा जब भी क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं 2 एडवाइस देता हूँ कि एक तो है हमारा मिसिंग टर्म्स, ठीक है, एक है चैप्टर हमारा जो हमने आज डिस्कस किया है मिसिंग टर्म्स, और दूसरा जो है जिसको हम लास्ट में करने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स। इन 2 चैप्टर का देखो क्वेश्चन तो हम बनाएंगे, इसका बना लिया, अब आगे आने वाली वीडियोस में काउंटिंग फिगर्स भी आएगा, काउंटिंग ट्रायंगल्स गिनेंगे, जहाँ पे काउंटिंग स्क्वायर गिनेंगे, डेफिनेटली आएगा। पर मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि अगर आप जो है, अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है या वीक है, जैसा भी हो, ये 2 चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। मिसिंग टर्म्स और काउंटिंग फिगर्स एक ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं, और ऐसा भी है कि आप इनके जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, पूछे जाने वाला प्रश्न नया होने वाला है। इसीलिए हम यहाँ से क्या सीखते हैं, तो यहाँ से हम पैटर्न सीखते हैं कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसके 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ले तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो नया होने वाला है, जहां पर हमको फिर से पैटर्न को पढ़ने की आवश्यकता होती है। ये बाकी मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक के जैसा नहीं कि एक बार पूरा कैलेंडर का पैटर्न समझ ले तो उस कैलेंडर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लॉक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वहां पर हो सकता है, पर यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा, मेरी सलाह है कि इन 30 टॉपिक में से ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में धोखा दे सकते हैं। चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे ना बने। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स है ना, ये थोड़े से बच के रहने वाले टॉपिक हैं। मैं हमेशा हमारे क्लासरूम में भी जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तब भी मैं ये कहता हूँ कि ये 2 टॉपिक से बच के रहना। पढ़ना हमारा काम है, मैंने आपको जरूर पढ़ाया, प्रैक्टिस हमने करा दिया है, पर एग्जाम में ईगो में नहीं लेना है। 1-2 मिनट के भीतर भीतर अगर आंसर नहीं आ रहा है तो ईगो में नहीं लेना कि नहीं मैं तो बना के ही छोड़ूंगा, ये तो मुझसे बनता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 1-2 मिनट अगर सवाल आपसे एग्जामिनेशन हॉल में ना बने तो 1-2 मिनट में मूव ऑन करना है, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ना है। और बाकी पूरे क्वेश्चंस एक बार बन जाते हैं तो फिर लास्ट में जब हमारे पास हमने सब काम कर लिया है, क्वेश्चंस बना लिए, बबलिंग कर लिया, रिवीजन सब हो गया, उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस पे आप आराम से बैठ के अपना समय दे सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 1-2 मिनट के भीतर भीतर आपका आंसर नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन से बच के निकलना है, भागना है वहां से। ठीक, तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।